हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर तक ये जो चैप्टर है हमारा गवर्नमेंट बजट, हमने बजट की रिसीट साइड देख ली थी जिसमें हमने रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट की बात करी थी। अब सरकार के गवर्नमेंट बजट के एक्सपेंडिचर साइड को हम लोग देखते हैं और बात करते हैं बजट एक्सपेंडिचर की। देखो, बजट एक्सपेंडिचर जिसको सरकार प्रिपेयर करती है, फिर चाहे उसको आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोल लो, एक ही बात है। इसका मतलब क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है इसकी? ये एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर मतलब देखो दो चीज़ें हैं, एस्टिमेटेड भी है और बजट के अंदर आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के बारे में भी डिस्कशन होती है। लास्ट ईयर सरकार का खर्चा किन किन जगहों पर हुआ, प्रीवियस ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कहाँ का खर्चा हुआ, एक तो उसकी लिस्ट भी होती है। हमें इस लिस्ट से मतलब नहीं होता, ये लिस्ट तो हमारी सिर्फ ये वाले काम आती है लास्ट ईयर वाली, कि लास्ट ईयर सरकार को रेवेन्यू की कहाँ कहाँ से प्राप्ति हुई और खर्चा कहाँ कहाँ हुआ, और ये होना कैसा चाहिए बताओ? ये एरो कैसा होना चाहिए? ऐसा, ऐसा या इक्वल टू का साइन कैसा होना चाहिए? दो बेस्ट फेवरेबल सिचुएशन कौन सी हैं? या तो इक्वल हो, जो कि मुश्किल होता है हर एक कंट्री के लिए मैनेज करना, या फिर एटलीस्ट ऐसा तो होना चाहिए ना, रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर। राइट, सब लोग एग्री करते हो इस बात पे? लेकिन ये तो हो गई लास्ट ईयर की बात, ठीक है। अब अर्पित होता क्या है कि जो कमिंग ईयर है, बजट तो एक एडवांस में प्रिपेयर करा जाता है, शाइनी है ना। अब जो कमिंग ईयर है सौगंधा, अभी हमें उसमें ये देखना है कि सरकार का जो खर्चा होगा, सरकार क्या क्या टारगेट लेकर चल रही है, कि किस किस सेक्टर्स के अंदर, कौन कौन सी योजनाओं के अंदर कहाँ का सरकार का खर्चा होने वाला है। और खर्चे की जहाँ तक बात है ना, ये जो सरकार के टारगेट है, एक जो टारगेट होता है सरकार का, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को हम कभी भी टारगेट तो नहीं बोलेंगे, शॉर्ट टर्म मैं खर्चों की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के खर्चे, शॉर्ट टर्म के खर्चों को हम सरकार के टारगेट तो नहीं बोल सकते। शॉर्ट टर्म की कोई टारगेट नहीं होते सरकार के, वो एक ऐसी चीज है, वो एक ऐसे एक्सपेंडिचर है जिससे सरकार बच नहीं सकती कैसे भी, अगर चाहे भी तो। वो रेगुलर एक्सपेंसेस सरकार को मीट करने ही पड़ेंगे। एक ऐसा कोई एग्जांपल बताना कि रेगुलर एक्सपेंसेस सरकार को मीट जो करने ही पड़े, सरकार उससे मुंह नहीं मोड़ सकती, पीठ नहीं दिखा सकती उन खर्चों पर। कोई एग्जांपल देना ऐसा एक सबसे बड़ा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को क्या देना? सैलरी। वेरी गुड। सरकार ये बोल सकती है कि अभी अभी हमें थोड़ा सा डेफिसिट हमारा बढ़ गया है, तो सैलरी अभी 3-4 महीने आप लोग मत लो, बताओ, देश सेवा कर लो? नहीं ना। तो बजट या फिर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ये एक एस्टिमेटेड, ये देख लो कीवर्ड मैंने मार्क करा है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है, टू बी इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट। टू बी का मतलब क्या है? ये अभी हुआ नहीं है, एक एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले साल के अंदर होगा, आने वाले साल के अंदर होगा सरकार के द्वारा, एंड डिफरेंट डिफरेंट चीजों पर, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पर, डिफरेंट डिफरेंट योजनाओं पर, प्लान्स पर, प्रोजेक्ट्स पर, इन पर खर्चा होगा। अलग अलग टॉपिक्स जो कि सरकार मेंशन करती है कि दीज आर द लिस्टिंग्स, दीज आर द टॉपिक्स, जहां पर हमारा एक अनुमान है कि हमारा इस साल में, आने वाले साल के अंदर खर्चा हो सकता है, क्योंकि हम ये एक विजनरी चीज देख रहे हैं। ये होता है मीनिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का या बजट एक्सपेंडिचर का। अब सवाल ये उठता है कि खर्चा करना ही क्यों है? सरकार खर्चा करी क्यों रही है? क्यों बेफिजूल की खर्ची करनी? अभी मुझे एक करंट सिचुएशन इंडिया की बताओ, हमारा रेवेन्यू ज़्यादा रहता है एक्सपेंडिचर से, हमारा रेवेन्यू इक्वल रहता है एक्सपेंडिचर के, या फिर हमारा रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है? कैसी सिचुएशन है हमारे देश में अभी? रेवेन्यू कम है, यानी कि क्या मैं इस चीज़ को, ये थर्ड वाले पार्ट को एक सांस के अंदर ऐसा बोल सकता हूं कि अभी हमारा गवर्नमेंट की सिचुएशन, जो शक्ल है, वो डेफिसिट की फॉर्म में है, शाइनी है ना। रेवेन्यू डेफिसिट सरकार का चलते ही रहता है, हम सुनते ही रहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे भी रिसेंटली अभी हमने देखा, जो इस साल का हमने देखा ना, उसके अंदर 2023 इकोनॉमिक सर्वे के अंदर के डेफिसिट इंप्रूव तो हो रहा है, लेकिन घाटा तो घाटा ही होता है, चाहे जितना भी हो, घाटा चल रहा है, मतलब है ना। अब ये घाटा आया किस वजह से? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के मिसमैच की वजह से। तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि मिसमैच होता ही क्यों है, सरकार खर्चा करे ही क्यों? देखो, गवर्नमेंट इज मेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट ईशा? सरकार जो है वो जनता के हित में ही काम करती है।
जनता के लिए अगर हित में काम करती है तो उसको जनता के लिए योजनाएं भी लानी पड़ेंगी, प्रोजेक्ट्स भी लाने पड़ेंगे, रोड बनाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, बुजुर्गों को पेंशन वगैरह का प्रावधान भी करवाना पड़ेगा। ये सब चीज़ों के लिए खर्चा तो होगा ही ना, ये सब चीज़ों के लिए देश को चलाने के लिए खर्चा तो होगा ही ना। तो पब्लिक और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपने आप में, ये जो टर्म है दोस्तों, आप लोग मुझे ये बताइए, ये नेगेटिव कोनोटेशन है कि पॉजिटिव कोनोटेशन है? बताओ। पॉजिटिव है। कब तक पॉजिटिव रहेगी ये? जब तक जो खर्चा है किसके दायरे के अंदर हो रहा हो? रेवेन्यू के दायरे के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा ब्रीच ना कर जाए, है ना शाइनी? ऐसा भी ना हो जाए कि सरकार अंधाधुंध खर्चा करते चल रही है। ज्यादा खर्चा करने की वजह से इकोनॉमी पे कौन सा प्रेशर आ जाता है? इन्फ्लेशन। अब ये जो पब्लिक या जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ये एक ना डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट की पहचान होती है। कल को ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों आपको। आजकल काफी सारे क्वेश्चन ना यूपीएससी सोशियोलॉजी के एंगल से पूछ लेता है, जिसके अंदर वो इकोनॉमी को भी मर्ज कर देता है। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, ये मेंस तो चलो आते ही रहता है, प्रीलिम्स के अंदर आजकल ऐसी चीजें करने लगा है यूपीएससी। आपको वो पूछ सकता है कि इनमें से क्या चीज वेलफेयर स्टेट का पार्ट है। वेलफेयर स्टेट जो कंसेप्ट है अपने आप में ही शाइनी एक पॉलिटी का कंसेप्ट है ना? लेकिन ऑप्शन वो देगा ना, तो ये ऑप्शन दे सकता है। सुगंधा याद रखना इसको 2023 के लिए, पब्लिक या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या वेलफेयर स्टेट का पार्ट है? ये कनेक्शन याद रखना सुगंधा, इसका इमीडिएटली कहीं ना कहीं नोट बना लेना पक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये यूपीएससी जनरली करता है ना ऐसा अर्पित, कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग कैसी है चीज़ों को लेकर, है ना, किताबी ज्ञान के बियॉन्ड। तो बस यही है कि एक एप्लीकेशन वाली चीज़ है कि क्या इनमें से चीज़ वेलफेयर स्टेट को रिफ्लेक्ट करती है। तो क्या सरकारी खर्चा वेलफेयर स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है? जी हाँ। सरकार अगर देश के लिए खर्च कर रही है, देशवासियों के लिए खर्च कर रही है, तो यानी कि सरकार देश को एक अच्छा देश बनाना चाह रही है, ताकि जनसंख्या को, जो जनता है उसकी जनसंख्या जितनी भी है उसको किसी भी प्रकार का कमी महसूस ना हो। उसके लिए सरकार जो है हमसे टैक्स ले रही है और वो खर्चा घुमा फिरा के हमारे ही हित में हम पर खर्च कर रही है। गॉट इट? लेकिन अब सिर्फ इसको इतना बोलना तो काफी नहीं होगा। पब्लिक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एक मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन ये भी आ सकता है शनि, कि पब्लिक या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वेलफेयर स्टेट का सपने को कैसे पूरा करवाता है? समझ रहे हो ईशा? पब्लिक या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कुछ भी कह लो, ये जो बजट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, एक ही बात है। ये वेलफेयर स्टेट का सपना कैसे पूरा करवाता है वाला खर्चा? तो इसके लिए बड़े सारे आपके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं लिखने के लिए। एक तो सरकारी खर्चे से इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सीलरेट होती है। दूसरा, सरकार जब भी खर्चा करती है और मान लो कि उसके खर्चे की वजह से कोई भी गुड इकोनॉमी के अंदर क्रिएट हो रहा है, कोई भी सर्विस इकोनॉमी के अंदर क्रिएट हो रही है, तो एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर वो सस्ती होंगी कि महंगी होंगी? मैं सिर्फ सस्ते महंगे की बात कर रहा हूं, बताओ। सस्ती होंगी। चलो गुड्स को हटा भी तो एक बार के लिए, सर्विसेज तो हमेशा सस्ती होंगी ना सरकार की, क्योंकि सरकार प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करती है या फिर वेलफेयरिज्म के लिए? वेलफेयरिज्म। तो होता क्या है, इनइक्वालिटीज, जो असमानताएं वो रिड्यूस होती है। सरकार बेरोजगारी को भी चेक करती है और इकोनॉमी के अंदर कोई डिप्रेशन या फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर, डिफ्लेशनरी प्रेशर, ये सारे, यहां पर तो एक वर्ड लिखा हुआ है डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब इकोनॉमी कोलैप्स ना कर जाए। लेकिन कैसा भी अगर इकोनॉमी के ऊपर छोटे से छोटा प्रेशर होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का भी प्रेशर अगर होगा, तो सरकार उसके लिए है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रेशर है हमारे इकोनॉमी की एक कांस्टेंट पहचान बन गया था। तो हमारे देश में उसके लिए, चाहे भले ही आप ये कह लो कि वो लोगों की कम मदद कर पाया, लेकिन मदद तो मदद होती है। हमारे देश में इस अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर को खत्म करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार योजना कौन सी चलती है हमारे देश में? मनरेगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम मनरेगा को एक वेलफेयरिज्म स्कीम कह सकते हैं? कह सकते हैं? मैं बताना क्या चाह रहा हूं इस टॉपिक से, शाइनी, ईशा, सुगंधा, अर्पित, ऐसे हमें करके कनेक्ट करना है चीज़ें, ठीक है? कल को क्या होगा कि गवर्नमेंट स्कीम्स का डॉक्यूमेंट हमने मान लो कि पूरा का पूरा चार्ट लिया ईशा, PT 365 से सारा का सारा, ठीक है? अब उसने क्वेश्चन ये पूछा कि इनमें से कौन सी गवर्नमेंट स्कीम जो है वो इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाती है? कहने को तो सभी बनाती है, लेकिन अब यूपीएससी की नजरों में फिर कभी कभार एक और चीज आ जाती है ना कि शाइनी, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन सेलेक्ट करो, है ना?
हम उसमें फिर फंस जाते हैं क्योंकि उसमें सारे ऑप्शन ठीक होते हैं लेकिन बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हमें नहीं पता होता। तो ये चीज़ें याद रखना कि ऐसे आपको अपना दिमाग ना खोल के चलना है। एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये मनरेगा से कनेक्ट करते हुए वेलफेयर स्टेट तक ले जाते हुए और पब्लिक और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के टॉपिक को कनेक्ट करते हुए। इसके अलावा मेन जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं खर्चा करने के, सरकारी खर्चा करने के, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होने के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको दिए गए हैं कि क्या क्या हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है। सबसे पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर की इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या होती है। नंबर वन, सरकार जब भी खर्चा करती है ना तो वो खर्चा इस रूप में देखा जाता है दैट इट इज मेंट फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल। सरकार क्या किसी एक या दो लोगों के लिए खर्चा करती है क्या, या किसी एक या दो रीजन के लोगों के लिए खर्चा करती है क्या? बताओ। नहीं ना। जनरली उसको ऐसा देखा जाता है ना कि सबका उससे कल्याण हो। अगर सरकार रोड बनवा रही है, आपके घर के बाहर सौगंधा कोई रोड बन रही है और वो लोकल एरिया का विधायक बनवा रहा है रोड, उसको पता है कि सौगंधा का परिवार मुझे वोट नहीं करता, तो क्या आपके रोड के बाहर वो गड्ढे खोद जाएगा? रोड का उतना कोना खाली छोड़ जाएगा वो कि सौगंधा का घर छोड़ के आगे की तरफ की रोड बनवा देते हैं? ऐसा होगा क्या? नहीं। गवर्नमेंट इज मेंट फॉर द कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल। और यहां पर कोई लिमिटेशन होती है क्या शाइनी, कि कौन से लोगों की कलेक्टिव नीड्स को फुलफिल करना है कौन से नहीं? क्या सरकार ने ऐसी कोई कैटेगराइजेशन कर रखी होती है क्या? नहीं। बस रीजन की टर्म्स में कैटेगराइजेशन तो नहीं बोलेंगे, रीजन की टर्म्स में एक चीज क्या आ जाती है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किस फॉर्म में आ जाती है? मेरे वर्ड पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। क्या ये अच्छी चीज है बुरी चीज होती है? अच्छी चीज होती है। क्यों? हर किसी को हम इक्वल तराजू में, वेरी गुड, इक्वालिटी के तराजू में रखकर नहीं देख सकते है ना। किसी किसी लोगों को शाइनी ज्यादा हमें राइट्स देने की जरूरत पड़ती है ताकि वो जो इक्वालिटी का तराजू है उसमें वो लोग बैठ जाए जिनको ऑलरेडी लाभ मिल चुके हैं, एज कम्पेयर टू दोस्त जो कि उन फायदों से, उन बेनिफिट से अभी तक वंचित हैं, है ना। सोसाइटी के अंदर उनको उतना वो नहीं मिला। तो रीजन की टर्म्स में सरकार बस क्या देखती है, ये जो कलेक्टिव नीड्स या कलेक्टिव बेनिफिट्स या सरकार को जो भी खर्चा करना होता है प्रायोरिटी के बेसिस पर। प्रायोरिटी के बेसिस पर हमारे देश में कौन सा रीजन ऐसा है जहां पर प्रायोरिटी के बेसिस पर डेवलपमेंट आनी चाहिए? जल्दी बताओ। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहना। आजकल यूपीएससी की जो इंटरव्यू चल रहे हैं ना, मेरी बड़े सारे लोगों से बात हो रही है। अब देखो अर्पित, दो चीजों में बहुत टफ है ये बताना, आप रोडीज क्यों बनना चाहते हैं और आप यूपी और आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं ना। इनका आज तक कोई आंसर दे नहीं पाता अच्छे से। तो आजकल जो लोगों से इंटरव्यू चल रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह के जितने भी हैं और जितने भी नोन में हैं, उन लोगों से जो भी मेरी बात हुई अभी 5-10 लोगों से हाल फिलहाल पिछले हफ्तों में, तो वो एक चीज़ ये बता रहे हैं कि इंटरव्यूअर हमें ये पूछ रहा है, बोर्ड हमें ये पूछ रहा है कि जब आप इतना अच्छे से आना ही चाह रहे हैं, जब आपके आंसर इतने अच्छे हैं कि आप जन कल्याण वगैरह करना चाह रहे हैं, तो आपने जो भी प्रेफरेंसेस हैं वो नॉर्थ ईस्ट को लेकर क्यों नहीं भर रखी हैं कभी? आपका क्या आंसर होगा कि आपके, अगर जो आपका मान लो कि प्रेफरेंस है वो अगर आपसे पूछे, आप आंसर दे रहे हो वहां बैठ के, या हो सकता है डेफ ना हमेशा चेंज होता रहता है, हर साल थोड़ा थोड़ा डेफ में भी कॉलम है मतलब मान लो, लेकिन खैर छोड़ो, आपने मुंह से बोला कि मुझे ना होम कैडर सर चाहिए क्योंकि मैं अपने लोगों को वहां जान सकती हूँ, वो जान सकती हूँ। लेकिन उनका ये सवाल है, क्यों 99% जो यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठे लोग हैं वो नॉर्थ ईस्ट को क्यों नहीं चुनते हैं अगर वो इतनी ही देश सेवा करना चाहते हैं? क्यों भाई, आपके राज्य के लोग ही आपके लिए लोग हैं क्या? बाकी पूरे हिंदुस्तान के नहीं है क्या लोग? यू आर अ पब्लिक सर्वेंट meant for your home cadre only, not for the entire population of 200 करोड़ people of India। ये क्वेश्चन सोच के रखना अपने दिमाग में, ठीक है? सब लोग ये वाला क्वेश्चन सोच के रखना, इसका अच्छा सा आंसर मुझे देना रिटर्न फॉर्मेट के अंदर भी, और ऑडियोज भी भेजना मुझे ग्रुप के अंदर हमारे। सोचना, अभी नहीं, एकदम से दिमाग काम नहीं करेगा, सोचना इसको बैठ के आराम से, ठीक है? आगे बात करते हैं। ये तो हो गया कलेक्टिव नीड्स की सेटिस्फेक्शन के लिए लोगों की, इसको हटाते हैं। दूसरा, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। सरकार अगर खर्चा करती चली जाए तो इससे स्मूथ फंक्शनिंग कैसे इंश्योर हो सकती है? क्योंकि सरकार अगर खर्चा नहीं करेगी तो उससे प्रॉब्लम्स उत्पन्न होंगी,
वो प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली किसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगी बताओ? यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्या पुलिस या फोर्सेस की मेंटेनेंस के ऊपर सरकार जो खर्चा करती है, प्रशासनिक अधिकारी हों वो, चाहे चाहे कैसे भी ऑफिसर्स हों, कुछ भी हो, छोटे से छोटे सब इंस्पेक्टर्स हों, तहसीलदार वगैरह हों, जो भी हो, या लेकिन अभी एग्जांपल के लिए मान लो कि पुलिस को मेंटेनेंस के लिए या पुलिस फोर्सेस की मेंटेनेंस के लिए सरकार जो खर्चा कर रही है, आप इसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मानोगे कि नहीं मानोगे? हाँ कि ना? बिल्कुल मानोगे। मुझे एक बात बताओ, पुलिस की मतलब जैसे जैसे हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, अगर पुलिस की संख्या को कम कर दिया जाए, समाज में दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे इस चीज के, नेगेटिव रिपरकशंस देखने को मिलेंगे इस चीज के, हाँ कि ना? बिल्कुल मिलेंगे। अल्टीमेटली अगर कुछ कर्म कांड हो गया अगर सोसाइटी में पुलिस की कमी की वजह से, चोरी चकारी, मर्डर, रेप, हैरेसमेंट्स, किसी का रात को फ्री ना घूम पाना, ये सब चीज़ों, ये जो क्राइम जो बढ़ेंगे, ये सब चीज़ें जो बढ़ेंगी, इसका अल्टीमेटली जो परिणाम है सरकार के ऊपर घुमा फिरा के ऊपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर सरकार इन खर्चों से अगर बचने का सोच रही हो अगर, तो बताओ। तो सरकार को अगर चैन भरी नींद सोनी है तो उसको खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताओ? छोटा सा एग्जांपल देता हूँ शाइनी, आपकी बहुत बड़ी मतलब मान लो कोई हवेली है और आप ये कह रहे हो मुझे तो गार्ड्स के ऊपर खर्चा नहीं करना, चैन की नींद सो पाओगे आप अपने हवेली या बंगलों के अंदर? नहीं ना, बस ये वही चीज़ है। इसी पॉइंट से कनेक्ट कर लो इस चीज़ को। उसके बाद फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये वही वाली बात है, वेलफेयरिज्म की हमने बात कर ली, ठीक है। सभी लोगों को कॉमन तरीके से गुड्स पहुंचाना, कलेक्टिव नीड्स को इंश्योर करना, फर्स्ट वाले पॉइंट से आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फॉर क्रिएशन और एडिशन ऑफ कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, लॉन्ग टाइम में जिनकी जड़ें इस देश में मजबूती से बनी रहे, एक्सप्रेसवे, हाईवेज, रोडवेज, एयरपोर्ट्स, शिपवेज, ये सारे के सारे गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना। सरकार का खर्चा इन पे तो वैसे इन जो प्रोजेक्ट्स पे होता है लॉन्ग टाइम के लिए होता है, चलो एक बार के लिए वो खर्चा पूरा हो गया, फिर सरकार का थोड़ा थोड़ा खर्चा इनके मेंटेनेंस पे लगता है। लेकिन क्या ये जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है देश का, जो कि लंबे समय के लिए टिका रहता है, ये देश की ग्रोथ को बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता बताओ? क्या हम इसे खर्चों की फॉर्म में देखें या फिर इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में देखें? इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद अगर इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशनरी टेंडेंसीज हैं, या फिर मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन के अलावा और भी कोई टेंडेंसीज हैं, डिप्रेशन क्या, इन्फ्लेशन भी हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, ठीक है, रिसेशनरी प्रेशर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उन सारी टेंडेंसीज को कंट्रोल में रखा जाता है सरकार के द्वारा खर्चा करके, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इससे बूस्ट करती है। और अलग अलग रीजन्स के अंदर, ये जो अभी मैंने नॉर्थ ईस्ट वाला पॉइंट दिया जिसको शाइनी ने बोला कि नॉर्थ ईस्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लास्ट वाला पॉइंट इसी को सेटिस्फाई करता है, रीजनल डिस्पैरिटीज ऑफ ग्रोथ जो होती है उनको रिड्यूस करने के लिए। अब जैसे हम लोगों ने दोस्तों बजट रिसीट दो तरह की पढ़ी थी ना, एक रेवेन्यू रिसीट, दूसरा कैपिटल रिसीट। सिमिलर तरीके से जो बजट एक्सपेंडिचर होता है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है, वो भी दो तरीकों का होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम क्या करते हैं, एक बार के लिए हमारे दिमाग में, ताकि किसी भी प्रकार की कोई शंका ना रहे, हम लोग ना जो रिसीट वाला पार्ट है, कैपिटल सॉरी रिसीट वाला जो पार्ट है, उसको एक्सपेंडिचर वाले पार्ट के साथ हम लोग साइमल्टेनियसली लिंक करके पढ़ते रहेंगे, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी बने, जिसको हम अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। तो बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या फिर बजट एक्सपेंडिचर की। ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने ऊपर अभी देखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना होता, रेवेन्यू रिसीट होता, तो उसका मतलब क्या होता? एक बार चल के देखते हैं इस चीज को जो हमने पढ़ा था। हाँ, विच नीदर, एक सेकेंड, हाँ यहाँ देखो, रेवेन्यू रिसीट जो है, हम लोग पढ़ने बैठ रहे हैं वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, लेकिन एक बार के लिए रेवेन्यू रिसीट को देखते हैं। ये वो गवर्नमेंट मनी होता है जो कि सरकार के पास आता है, विच नीदर क्रिएट्स लाइबिलिटीज, सरकार के ऊपर बर्डन क्रिएट नहीं होता इससे, और एसिड भी रिड्यूस नहीं होते इससे।
तो ये अच्छे होते हैं बुरे होते हैं? अच्छे होते हैं। देखो ना, टैक्सेस से पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट से पैसा आ रहा है, डिविडेंड से पैसा आ रहा है, दूसरी सर्विसेज जो सरकार देती है उससे पैसा आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो सब है, लेकिन बस वही वाली बात आ जाती है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हमें देखना पड़ता है ना। चलो ये तो हो गया। यहाँ पर क्या है इसका मतलब, ये शाइनी पॉजिटिव कोनोटेशन की चीज़ हुई कि नेगेटिव कोनोटेशन की? पॉजिटिव। लेकिन अब हम ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ देखते हैं एक बारी। अब आप ध्यान से देखना, ये वो सरकार का खर्चे वाला पार्ट होता है विच नीदर क्रिएट एसेट्स, इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, नॉर इट रिड्यूसेस लाइबिलिटीज, कोई बर्डन भी कम नहीं हो रहा। ये ऐसा खर्चा है कि सुनने में ही लग रहा होगा ना। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आप लोग भूले तो नहीं हो उस चीज़ को कि जो रेवेन्यू साइड होती है और जो कैपिटल साइड होती है, इनमें से शॉर्ट टर्म का क्या होता है? रेवेन्यू, ये शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का क्या? कैपिटल। ये ऐसी चीज़ है कि सरकार इससे शॉर्ट टर्म में बच नहीं सकती। ये ऐसा खर्चा है जो सरकार को करना ही पड़ेगा। इससे सरकार की कोई लाइबिलिटी, कोई बर्डन कम नहीं होने वाला, कोई एसेट क्रिएट नहीं होने वाला, जितना मर्जी कर ले सरकार ये खर्चा। यानी कि फिर ये कुछ सुनने में हमें ऐसा सा लग रहा है ईशा कि ये वाला खर्चा सरकार जो है, सरकार को करना ही पड़ेगा, सरकार इससे बच नहीं सकती कैसे भी करके, है ना। देश को चलाने के लिए, वेलफेयर सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, वेलफेयरिज्म के कंसेप्ट को बढ़ावा देने के लिए। तो भाई क्या है ऐसा खर्चा? सरकार ने अगर कोई लोन ले रखा है, इंटरेस्ट पे करना, एम्प्लॉयज की, चाहे जो वर्किंग है या रिटायर हो चुके हैं, उनको सैलरी और पेंशन पे करना। अब सरकार गुड्स को चीपर बनाने के लिए फॉर सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सरकार सब्सिडी भी देती है, और स्टेट गवर्नमेंट्स को कभी कभार कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए या किसी स्कीम के लिए कुछ ग्रांट्स भी देती है, या दूसरे देशों को भी देती है। भारत ने अभी, अर्थक्वेक कहां पर आया? अभी टर्की के अंदर आया ना। भारत ने अभी पैसा भेजा है कि नहीं भेजा हेल्प के लिए? है ना। अब क्या अर्पित, जब वहां पर सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो टर्की से वापस पैसा मांग लेंगे मोदी जी कि हमने तुम्हारी हेल्प करी थी, वापस करो वो पैसा? नहीं ना। उन्होंने, भारत की सरकार ने शायनी टर्की की सरकार को लोन दिया है कि ग्रांट दिया है? ग्रांट दिया है। ये भी खर्चा है। ठीक है, ये आज से आपको याद होगा कुछ साल पहले 2015-16 में नेपाल में भी बहुत भयंकर तरीके से अर्थक्वेक आया था, है ना, और इंडिया ने बड़ी हेल्प करी थी। एक और बात याद होगी, अशरफ घानी जब अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उनके टाइम पर अफगानिस्तान का हाईवे और पार्लियामेंट की बिल्डिंग को बनवाने के लिए भी इंडिया ने काफी सारा ग्रांट दिया था। ये भी बात पता होगी। अब क्या भारत उसको वापस मांगेगा? ग्रांट को कभी भी वापस लिया जाता है? हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर? नहीं ना। लेकिन अगर लोन दे रखा हो तो लोन को वापस लिया जाएगा क्या? यस, वो लिया जाएगा। उसके बाद एजुकेशनल एंड हेल्थ सर्विसेज एंड डिफेंस सर्विसेज, यानी कि ये वो खर्चे हैं सरकार के सौगंधा। सरकार इससे बच सकती है क्या कि इनमें से एक भी हम नहीं करेंगे, या फिर इसमें कम कर देंगे पैसे, या कल को सैलरी रिड्यूस कर देते हैं, ग्रांट कम देने लगते हैं, योजनाओं के ऊपर कम पैसा खर्च करने लगेंगे? ये सरकार से, ये खर्चे थे, सरकार बच सकती है कैसे भी करके? बताओ। नहीं। अगर सरकार इन खर्चों से बची ईशा, तो क्या हो जाएगा? या कम करने की कोशिश करिए अगर इन खर्चों को, तो इकोनॉमी, हाँ, वन ऑफ द रिपरकशन लॉन्ग टर्म में निकलेगा कि इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। सरकार, वही चीज़ है, पॉलिटिकल रिपरकशन नंबर 1, है ना। सरकार भी गिरेगी। ठीक है, कोविड के टाइम पर अगर सरकार ने खर्चा नहीं करा होता वैक्सीन बनवाने के लिए, या वैसे सरकार की काफ़ी धज्जियाँ उड़ी, है ना, सरकार का जो अप्रोच थी वो सरकार थोड़ा सा लाइटली ले गई शुरू शुरू में, फर्स्ट वेव में, इन सब चीज़ों को। जैसे मजदूरों का जो पलायन हुआ, जो उनको गांव जाना पड़ा पैदल पैदल, उसके लिए काफ़ी निंदा हुई ना सरकार की, है ना। लेकिन जो भी था, अगर सरकार जितना खर्चा करा है, जो भी सरकार ने एक्सपेंडिचर मीट करे, अगर उतने भी नहीं करती तो करंट सरकार क्या टिकी रहती क्या? राज्यों में बन पाती क्या वो सरकारें? नहीं ना, ये चीज़। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट क्या होता है?
ये वो गवर्नमेंट मनी होता है जो सरकार के पास आता है, विच ईदर क्रिएट्स लाइबिलिटीज, इससे बर्डन क्रिएट होता है, या एग्जाम्पल इसका हमने देखा था बोरोइंग, या इसकी वजह से जो एसेट्स होते हैं, सरकार की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें गिरावट हो जाती है। लाइक किसी एक पीएसयू या पीएससी का, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर यूनिट का, सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। इस तरीकों से शाइनी जो पैसा आता है ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल पैसा है क्या, या फिर ये अच्छी बात है क्या? नहीं। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव कोनोटेशन का हुआ कि नेगेटिव कोनोटेशन का? नेगेटिव। अब बात करते हैं, देखो कैपिटल रिसीट देखा ना हम लोगों ने, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखते हैं। ये वो खर्चा होता है विच आइदर क्रिएट एसेट्स और रिड्यूसेस लायबिलिटी। पॉजिटिव है कि नहीं है बताओ, है ना? तो बस ऐसे ही याद रखना। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अंदर कंटेंट तो आपको याद हो जाएगा, थोड़ा सा बस आपको मेहनत लगेगी। जब भी रेवेन्यू रिसीट के ऊपर बात आए, रेवेन्यू रिसीट के ऊपर, ये पॉजिटिव है क्या बताओ? लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। कैपिटल रिसीट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। बस ये वाली बात याद रखना। कोई भी एक चीज को याद कर लो, दूसरी अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे आप सिर्फ इतना ही याद करके जा रहे हो, मान लो आपको आपको बस ये एग्जाम में ना आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, वो तो आपने कहा कि यार मैं सिर्फ एक्सपेंडिचर वाला पार्ट याद करके जाऊंगा या जाऊंगी। आप सिर्फ ये याद कर लो कि रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है वो नेगेटिव कोनोटेशन का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पॉजिटिव कोनोटेशन का है। बस अगर यहां पर रेवेन्यू रिसीट आ जाए तो आप उसको क्या लिखोगे? अगर ये नेगेटिव है तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर यहां पर कैपिटल रिसीट आ जाए तो अगर ये पॉजिटिव है तो वो कैसा होगा? नेगेटिव। बस ये याद रखना। यानी कि मतलब कुल मिलाकर इसके नोट्स ना ऐसे बनेंगे आपके क्रिस क्रॉस सेक्शन के अंदर, कि अगर एक चीज पॉजिटिव है तो दूसरी चीज नेगेटिव, एक चीज नेगेटिव है पॉजिटिव है तो यहां पर ये चीज नेगेटिव। बस याद, लेकिन ये आपको ऐसे ही करना है। अंदर का कंटेंट तो देखो पता ही, एक बार के लिए तो पता ही होना चाहिए। तो क्या है भाई, अगर ये पॉजिटिव कोनोटेशन का है कि यार इससे एसेट भी बनेंगे और लायबिलिटीज भी कम हो जाएंगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, मतलब वही इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे काम करवाना। लैंड और मशीनरी खरीदना सरकार का। शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना। राज्य की सरकारों को लोन देना या फिर फॉरेन गवर्नमेंट्स को भी लोन देना। लोन देना लगेगा ना ऐसा कि पैसा जा रहा है देश का बाहर, लेकिन लोन की एक अच्छी बात क्या होती है? प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ क्या वापस आता है जेब में? इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। ये वाला एस्पेक्ट मैं भी आपको समझाऊंगा। सरकार ने लोन ले रखा था लेकिन सरकार ने अब उसको रीपे कर दिया, तो ये क्या, कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ये वाला पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले मुझे बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी यहां तक? कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना? एक बार के लिए बस आपको इसको रिवाइज जरूर करना पड़ेगा, और ये साइमल्टेनियसली दोनों पेजेस साथ में रख के रिवाइज करना। जैसे रेवेन्यू रिसीट आपने पकड़ा, इमीडिएटली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पकड़ लो। आपने कैपिटल रिसीट के लिए वाला पेज उठाया, 2-4 पेजेस आगे बढ़कर कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ बढ़ जाओ, ताकि दिमाग में सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो खिचड़ी ना बने, अच्छे से कंपार्टमेंटलाइज हो जाए वो कंसेप्ट। तो चलो अब हम डिफरेंस जानते हैं। अब हम सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है? एक ऐसा खर्चा जो ना तो कोई एसेट बनवा रहा है ना ही सरकार का बर्डन कम कर रहा है, वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ये इसका कुछ होने नहीं वाला। ये मतलब ऐसा खर्चा है कि सरकार से बच नहीं सकती, कोई प्रॉपर्टी एसेट वगैरह बनेगा नहीं, सरकार के तिजोरी में इजाफा कोई होगा नहीं, और सरकार को कोई बर्डन भी इससे कम नहीं होने वाला। अगर एक सरकार ऐसा कोई खर्चा कर रही है जिससे सरकार की एसेट बढ़ रहे हैं और सरकार का जो बर्डन है वो कम हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बेसिस है इनकी क्लासिफिकेशन का।
तो चलो बेसिस को तो समझ लिया, अब कूदते हैं मेन कंसेप्ट के ऊपर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा विच नाइदर क्रिएट्स एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लाइबिलिटी इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार इससे बच नहीं सकती। किससे नहीं बच सकती, अब चलो उसको देखते हैं। एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, देख रहे हो टैक्स आ नहीं रहा है, सरकार ये खर्चा कर रही है ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। टैक्स कलेक्ट करने में भी सरकार का पैसा जाता है क्या? जी हां, बिल्कुल जाता है। इसका मुझे कोई फॉर्मेट बता सकता है कि टैक्स कलेक्ट करने में खर्चा कैसे जा सकता है? यूपीएससी की पोस्ट आईआरएस से कनेक्ट करते हुए बताओ, कोई बता सकता है? हाँ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स, ये पूरा का पूरा जो जिसके घर पे रेड वगैरह मारने के लिए या कुछ भी मतलब करते हैं, प्लान करते हैं, जिससे टैक्स इनको पता है कि इन्होंने पे नहीं करा या वसूलना है, क्या इन ये टीम बनाने पे, ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाने में कोई खर्चा नहीं आता क्या इनका? फ्री का काम है ये? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। वैसे यहाँ पर ये वाली बात मुझे कहनी नहीं चाहिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन ये भी एक ना एडिशनल खर्चा हो जाता है। अर्पित, क्या आप एग्री करते हो कि पुलिस वालों के या फिर इनकम टैक्स वालों के जो खबरी होते हैं, इनको भी खिलाने में बहुत ज्यादा पैसा जाता है इन डिपार्टमेंट्स का? जाता है ना, बहुत ज्यादा पैसा जाता है ना वो, क्योंकि क्योंकि जितनी बड़ी खबर होगी उतना बड़ा इनका फायदा हो जाता है ना फिर। हाँ, टिप लेते हैं बिल्कुल, है ना। लेकिन ये वाली चीज ईशा मेंशन नहीं करके आनी है, ठीक है? कहीं लिख दो एक्सपेंडिचर ऑन खबरीज ऑफ पुलिस, ठीक है, इन्फॉर्मर्स ऑफ पुलिस। ये बिल्कुल ब्लंडर कर दोगे, एग्जामिनर पेपर चेक करता करता टेबल से खड़ा हो जाएगा कि ये तो प्रो लेवल की ऑलरेडी वो है, सिलेक्टेड कैंडिडेट। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट डेट। सरकार के पिछले कुछ कर्जे रह गए थे, उस पर सरकार को ब्याज भरना पड़ रहा है, किसी से भी लिया होगा लोन वगैरह, दूसरी सरकारों से, आरबीआई वगैरह से। सब्सिडीज वगैरह के ऊपर खर्चा। अब मुझे क्या बताओ, सब्सिडीज क्या कोई अच्छी, मतलब खर्चों की टर्म्स में बता रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं क्या कोई अच्छी चीज होती है क्या? सरकार अगर सब्सिडी दे रही है तो ये अच्छी चीज है क्या? नहीं ना। सब्सिडीज का एक हायर फॉर्मेट जो आजकल शुरू हो गया था अभी बीच में, नौटंकी शाइनी, जिसके बारे में मैं डिस्कस भी कर रहा था इकोनॉमिक सर्वे में, लोन वेवर। ये अच्छी चीज है? ये तो और भी खतरनाक है, नहीं? लोन वेवर की स्कीम, वैसे मुझे एक बात बताओ, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है बताओ? सरकार वो, अरे वो तो ठीक है फार्मर वगैरह के लिए है, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या दिखता है सरकार को? सब्सिडीज में तो सरकार कम करना चाहती है रेटों को, लोन वेवर पूरा का पूरा माफ कर दिया, इससे तो हरामखोरी पैदा हो जाएगी लोगों के अंदर कि हम लोन ही नहीं देंगे, सरकार माफ चुका देगी। इससे सरकार को सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता था जो सरकार सोचती थी मिल जाएगा? इलेक्शंस। क्या जीती भी है सरकार इस चक्कर में? बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन इकोनॉमी की बैंड बसती है इससे, नहीं बसती है बताओ? बिल्कुल बसती है। ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा, मतलब ये जो बेसिकली ये जो खर्चे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, दीज आर फाइनेंस आउट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। ब्रॉडली कोई भी खर्चा जिससे ना तो एसेट बने ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस हो, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। राइटर आपको बता रहा है, 100 बार बता रहा है एक ही बात। जनरली जो खर्चा सरकार को करना पड़ता है नॉर्मल तरीके से सरकारी डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए, और जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज में ऑफिसर्स हैं उन सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए, और सर्विसेज को अगर मेंटेन करना है तो जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनको सैलरी देने के लिए, जिसको सरकार चाहकर भी नहीं डाल सकती, ऊपर नीचे भी नहीं कर सकती, कम ज्यादा नहीं कर सकती, आगे पीछे डेट पर नहीं सरकार सकती। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। एग्जाम्पल, सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट, पेंशन, सब्सिडीज, ग्रांट्स, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज एक्सेट्रा। इतने सारे एग्जांपल्स आपको मिल गए, ठीक है। लेकिन ये वाला एक्सपेंडिचर ना एक शॉर्ट पीरियड का एक्सपेंडिचर होता है, जो कि सरकार को शॉर्ट पीरियड में करते ही रहना पड़ता है, करते ही रहना पड़ता है। कोई भी अधिकारी के साथ सरकार ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि अर्पित के पूरे साल की सैलरी एक ही बार में ले लेना, महीने महीने की मतलब, या 3 महीने की एक बार में ले लेना, 6 महीने की एक बार में ले लेना। सरकारी डिपार्टमेंट या सरकारी सर्विसेज शाइनी ल्यूक्रेटिव रहेंगी क्या इसके बाद? लोगों की देशभक्ति टिकी रहेगी क्या उस टाइम पर? फिर बताओ, नहीं ना।
अर्पित शाइनी कहेगी इससे बढ़िया तो मेरा धंधा है है ना, वो तो डेली जितना सरकार साल का दे रही है उतना डेली का आ जाता है, ऐसा है शाइनी तो इट इज द शॉर्ट पीरियड एक्सपेंडिचर एंड इट इज रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब क्या, व्हाट डू मीन विद द टर्म रिकरिंग? बार बार करना पड़ता है ना, हर महीने जैसे सरकार ने फर्स्ट वीक सैलरी चुका दी सभी आईएएस ऑफिसर्स की, अगले महीने का पहला हफ्ता आ गया, क्या ये बर्डन जो है फिर से सरकार के सर पर आके खड़ा हो गया क्या? बिल्कुल। लेकिन इज इट वर्थ द कीमत, जितना सरकार कीमत जो चुका रही है, क्या इसकी वर्थ है जो सर्विसेज वो ले रही है ऑफिसर्स से या सरकारी डिपार्टमेंट से, है ना? क्यों? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री अगर वो ना हो तो मैंने क्या बताया था, वो घुमा फिरा के जो उसके दुष्परिणाम है किसके ऊपर आके निकलेंगे? सरकार के ऊपर। और फिर क्या खर्चा सरकार का उस टाइम पर कम होगा कि और ज्यादा हो जाएगा? और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? विच इज इनकर्ड एवरी ईयर एज अगेंस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि एक लॉन्ग टर्म पीरियड का एक्सपेंडिचर होता है एंड इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। यमुना एक्सप्रेस वे जब एक बार ही बन गया था, उसके बाद अर्पित कितनी बार बना है? वही चल रहा है ना? सिर्फ अब छोटे मोटे खर्चे क्या उठाने पड़ते हैं? मेंटेनेंस, बस टोल पूरा आता है। और क्या एक टाइम के बाद सरकार की वो टोल से रिकवरी होते 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 ऊपर का रेवेन्यू आने लग प्रॉफिट आने लग जाएगा? क्यों? तो क्या ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी या सदाबहार मतलब ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो थी, ठीक है, लेकिन क्या ये एक बार के आने वाला या 10 साल का आने वाला पैसा वाला प्रोजेक्ट था या फिर सदाबहार प्रोजेक्ट है? ये सदाबहार है, ठीक है। सुगंधा इन टर्म्स में कंफ्यूज तो नहीं होते ना मेरी हिंदी में? जो पर्पस होता है इस प्रकार के एक्सपेंडिचर का, सरकार का कौन सी वाली की बात कर रहे हैं हम लोग? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, ठीक है, टॉपिक मत भूलना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। जो इस प्रकार का जो खर्चा है, सरकार का मकसद ये नहीं है कि सरकार कोई कैपिटल एसेट बिल्ड कर रहे, नो। लॉन्ग टर्म के अंदर सरकार कोई एसेट बिल्ड ही नहीं करना चाहती है, हो ही नहीं सकता, सॉरी, करना क्या नहीं चाहती, हो ही नहीं सकता, इस एक्सपेंडिचर से नहीं हो सकता। क्यों? डेफिनेशन में इसकी क्या है? विच नीदर क्रिएट्स एसेट्स, हाँ, बट टू इंश्योर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। सरकार, सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग, सरकारी सर्विसेज और देश स्मूथ तरीके से फंक्शन करता रहे, बस उसके लिए जो भी रोजमर्रा का खर्चा आएगा वो हम उठाने को तैयार है, चाहे वो सैलरी की फॉर्म में हो, पेंशन की फॉर्म में हो। अब सरकार क्या ये बोल सकती है कि जो लोग पेंशन ले रहे हैं हम उनको पेंशन क्यों दें, और बेफिजूल का खर्चा, ये तो जब तक वो काम कर रहे थे तब तक तो दिए ही है ना उनको पैसे, बताओ पेंशन क्यों मिलती है? वो सर्विस दे चुके हैं, नेशनल बिल्डिंग में क्या कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं, वो देश के पहियों को दौड़ाने में क्या उन्होंने पेट्रोल डीजल डाला है? बिल्कुल डाला है, अपनी सर्विस देकर, ठीक है। एंड ये पेंशन को रोक देना कैसी पॉलिटी स्टेट की पहचान होगी? इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस कैसी स्टेट की पहचान होगी? वेलफेयरिज्म का होगी, इसको क्या नहीं? पेंशन का कंटिन्यू रहना क्या ये वेलफेयर स्टेट का सिंबल है? यस। रूरल डेवलपमेंट को करवाना वेलफेयरिज्म का पार्ट है। ग्रांट्स और सब्सिडीज, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि देखो ना, ग्रांट्स मतलब बेसिकली ये होता है, हम ना अर्पित हर बार हर टाइम पे हर किसी से पैसा खाने की नहीं सोच सकते। कभी कभार हमारा खुद का भी एक कर्तव्य बनता है कि हम दे, मतलब एक, ये तो मैं एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ की बात बता रहा हूँ, है ना। सिमिलरली सरकार हर बार हर किसी की हेल्प का ये देकर नहीं कर सकती कि हम तुम पैसा रख लो, लेकिन लोन की फॉर्म में रख लो, ब्याज हम तुम्हारा कम लगा देंगे, तुम कम ब्याज देते रहना, में हर बार ये चीज़ नहीं चल सकती, है ना। क्योंकि लोकल, अगर हमारी देश की बात करें, राज्यों के साथ भी जनता की नज़रों में राज्यों के साथ गुडविल सरकार को बरकरार रखनी पड़ती है, एज वेल एज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में भी सरकार को अपनी गुडविल बरकरार रखनी पड़ती है। मैंने आपको इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री के बारे में एक मुख्य चीज़ क्या बताई थी, मेजर चीज़ क्या बताई थी? इंडिया वर्ल्ड की इकलौती ऐसी डेवलपिंग कंट्री है जो डेवलप्ड नहीं है, अभी डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी
भारत की सरकार जब भी कोई आपदा आ जाती है, कोई ट्रेजिक सिचुएशन आ जाती है किसी भी देश के अंदर, तो लोन का हाथ हमारा बढ़ता है पहले कि नहीं बढ़ता, बताओ? सॉरी, लोन कह रहा हूं, सॉरी सॉरी, ग्रांट ग्रांट का हाथ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? और क्या अच्छा खासा अमाउंट में इंडिया ग्रांट देता है क्या? बिल्कुल। यही इंडिया की तारीफ है। ये वो वाली बात हो गई कि जिसके पास पैसे कम भी है ना, लेकिन वो खुले दिल का इंसान है कि वो खर्चा करने में गिनता नहीं है कि चल कोई बात नहीं यार, कर दिया तो कर दिया, दोस्तों के ऊपर खर्चा क्या हो गया, कल फिर से आ जाएंगे, इतना नहीं सोचता मैं। ऐसा है इंडिया का नेचर। ट्रेडिशनली जो सारे के सारे ग्रांट्स जो राज्य की सरकारों को देती है सरकार, अब देखना ये वाला मैं आपको बात बता रहा था ना, राज्य की सरकारों वाली बात, all grants given to state governments, they are treated as revenue expenditure even though some of the grants may be for the creation of asset. क्या एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है इसकी अंडरस्टैंडिंग में कि नहीं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। कॉनोटेशन वैसे नेगेटिव होती है क्योंकि उससे क्या नहीं बनता, एसेट नहीं बनता। लेकिन जो हेल्प सरकार राज्य की सरकार को दे रही है, हेल्प मतलब देख रहे हो, ग्रांट, लोन नहीं दे रही है, ग्रांट दे रही है, ग्रांट, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही माना जाता है। लेकिन पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ये है कि हो सकता है कि राज्य की सरकारों को जो वो पैसा मिले ना, वो उससे एक्सप्रेसवे, हाईवे, रोड, कोई बिल्डिंग, कोई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज और यूनिट खुलवा ले कोई उससे। लेकिन फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि ग्रांट्स गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, इसको आप क्या लिख कर आओगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर आपको ये स्टेटमेंट आ जाए कि although grants given by the central government to the state governments are treated as part of the revenue expenditure, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में शायद ये कभी भी नहीं आता है कि इट इज मेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ एसेट, है ना, नहीं बनता, जबकि उससे हम जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको स्टेटमेंट आ जाए, क्या कभी कभार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट बना सकता है क्या? बिल्कुल बना सकता है। क्या एग्जांपल शो करता है? ये वाला एग्जांपल हमें शो करता है, ये वाला। तो ये अंडरस्टैंडिंग पता है क्या है, जो इसने दिख रहे हो इटैलिक्स में लिख रखा है इसको, ये अंडरस्टैंडिंग दोस्तों नितिन सिंघानिया में भी नहीं मिलेगी हमें। पहली बात, ये चैप्टर ही नहीं है, मिलेगी कहां से अंडरस्टैंडिंग ये वाली, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये ना एक्सेप्शन है कि इस रूल को, एक सेकंड इस रूल को याद रख लेना। बस एक ही स्टेटमेंट आएगी आपको, मैंने ऐसे टेस्ट सीरीज में देखा है, आई थिंक जीएस स्कोर या इनसाइड में कुछ टाइम पहले देखा था मैंने, पिछले साल या उससे पहले साल की टेस्ट सीरीज, उसमें लिखा हुआ था सम ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन बी यूज टू क्रिएट एन एसेट। अब वो देखो दो कीवर्ड्स हमें दे तो रहा है, सम और दूसरा कह रहा है कैन बी। जरूरी थोड़ी ना कि ग्रांट मिल रहा है तो राज्य की सरकारें उसको क्या कहते हैं, इडली सांभर खाने के लिए पूरा का पूरा खर्च कर लेंगे। अरे भाई, ग्रांट मिल रहा है तो राज्य की सरकारों को भी पैसा, उनको पता है कि इसकी कीमत क्या है क्या नहीं है, हम क्या क्या कर सकते हैं, इससे क्या क्या बना सकते हैं, हो सकता है वो एसेट उससे बना ले। लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं मैं, थ्योरेटिकली इसको किताबों के अंदर कहां लिखा जाएगा, अगर कभी पेपर आ जाए तो, क्वेश्चन आ जाए तो, कैपिटल के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, आप बताओ अर्पित, कुछ कह रहे थे? इसी वाली का ये वाला? हाँ 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 हाँ, बताओ बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कुछ भी करें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। हाँ देखो, अब अर्पित ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा है कि ये वाली लाइनें अभी तक जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है और स्टेट गवर्नमेंट बटोरने वाली है, राइट अर्पित, है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट बटोरेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब से तो चला ही गया ना एक बार को इतना पैसा, 10 करोड़ रुपए, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि 10 करोड़ उसने दिया, अब राज्य की सरकार उससे चाहे पानी पूरी खिलाए लोगों को फ्री में, या एक बिल्डिंग बनवाए, या फिर कोई पहाड़ बनवाए, जो मर्जी वो उसका करे, है ना? लेकिन ना इसकी एक दूसरी एक्सप्रेशन अर्पित ये आती है कि वो जो एसेट है ना, वो है तो देश का पार्टी, मतलब वो पैसा 10 करोड़ भी देश के अंदर ही घूमा, और यमुना एक्सप्रेस में भाई मतलब वो है यूपी का, लेकिन 2 राज्यों 3 राज्यों को जोड़ने का काम करते, वहां से लोगों के लिए निकलना आसान हो जाता है, देश में लोगों को राहत मिल रही है उसकी वजह से,
चाहे कोई कहीं से भी जा रहा हो, है ना। तो वो पैसा तो देश के अंदर ही घूम रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ट्रेडिशनली, मतलब उन्होंने जानबूझ के लाइन लिखी है कि ऐसा शुरू से माना जाता है कि सारे ग्रांट, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है अर्पित, 0.1% भी आप गलत नहीं हो, आप 100% ठीक हो बिल्कुल उसमें, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन बस यही है, इसकी अंडरस्टैंडिंग की थ्योरेटिकली टर्म्स में ना इसको डाला, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट में ही जाता है, क्योंकि ये ऐसा, अब देखो ना, अब आप कहोगे, आप सब लोगों से कह रहा हूं मैं कि आप लोग ये सोचोगे कि यार जब एसेट बन रहा है तो हमने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्यों नहीं डाला। देखो ये ग्रांट है, और ग्रांट ना शाइनी, सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार देते नहीं फिरती कि हम इतनी तारीख को तुम्हें ग्रांट दे ही देंगे, जरूरत के वक्त पे देती है। लेकिन जैसा कि अर्पित ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब से तो चला ही गया उतना पैसा। मान लो मे नॉट गॉट टू सो, जैसे वेस्ट बंगाल या ओडिशा में भी कुछ टाइम पहले, और होता भी रहता है ऐसा, साइक्लोन्स आते रहते हैं, है ना, जानते हो कि आप सब, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है। जैसे जब इलेक्शंस थे, आई थिंक 2019 में जब इलेक्शंस थे ममता बनर्जी जी के टाइम पर, तब बहुत भयंकर तरीके से आपदा आ गई थी वेस्ट बंगाल के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2020 में ना इलेक्शंस भी थे उस टाइम पर, मेरे को ये भी याद है ना। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनवाने के लिए खर्चे की तलवार तो लटक ही गई थी ना सरकार के ऊपर, राज्य की सरकार की बात कर रहा हूं मतलब मैं। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट वगैरह पहुंचाया वहां पर? थोड़ा बहुत ही दिया सही, लेकिन दिया, बिल्कुल दिया, देना तो पड़ेगा ही। अब उससे मान लो कि ममता बनर्जी की सरकार कुछ भी कर लें, कैसा भी खर्चा कर लें, लेकिन जैसा कि अर्पित ने बोला कि वो पैसा तो चला गया ना सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब से। लेकिन मान लो कि अगर वो सच में फिर से दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर को रिक्रिएट कर रही हैं, एयरपोर्ट्स फिर से बनवा रही हैं, और ब्रिजेस फिर से बनवाएं, एक्सप्रेसवे फिर से बनवाएं, मतलब जहाँ जहाँ खर्चा हो गया था, जहाँ जहाँ ज़रूरत है दोबारा, जहाँ जहाँ बर्बादी हो गई थी, जहाँ जहाँ खर्चा करने की ज़रूरत है, क्या वो एसेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है वेस्ट बंगाल का, बताओ। लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब से जाना पैसा इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, क्या है ये? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि फिर से बोलूं, बताओ। सुगंधा क्लियर हो गया? ये एक एक्सेप्शन है, मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं, ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इन द फॉर्म ऑफ इसकी अंडरस्टैंडिंग ग्रेटर है, थोड़ी सी हायर लेवल की इसकी अंडरस्टैंडिंग है। इसके पहलू आप जैसे मर्जी देख लो, इसको आप किसी भी एंगल के अंदर देख लो, आपके सारे ओपिनियन ठीक ही होंगे। लेकिन बस मैं क्या बता रहा हूं, एक्सेप्शन क्यों शाइन है, क्योंकि थ्योरेटिकली हमें क्या लिखना है इसका पेपर में, कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अच्छा, अगर ये लोन होता तो रिकवरी के लिए, फिर कोई तूफान आ गया और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रही है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। बस सिर्फ ये कि ना, एक ग्रांट की वजह से, एक ग्रांट के शब्द की वजह से, ये देखो यहां पर जाओ, ये वाला शब्द देखो, सिर्फ एक ग्रांट की वजह से, बस ये वाला शब्द अगर यहां से ये पहुंच गया होता ना, तो मीनिंग बदल गए होते। कैसे मीनिंग बदल गए होते? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, ये चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गई होती। लेकिन ग्रांट क्या परमानेंट होता है क्या? ऐसी कोई बॉन्डिंग होती है क्या? फाइनेंस कमीशन ऐसा बोलता है क्या कि इतनी इतनी तारीखों को इस स्टेट को ग्रांट इतना जाना ही जाना है, बताओ। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है, जनरल सी बात है, अभी तक तो इतनी अंडरस्टैंडिंग वैसे मिल गई होगी। क्या यूनियन गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस आते हैं, जो पूरा का पूरा जो टैक्सेस का पूल आता है, वैसे तो आप लोगों को यह भी पता है कि राज्य की सरकारों के पास पावर होती है टैक्स कलेक्शन की, होती कि नहीं होती? होती है। लोकल गवर्नमेंट के पास होती है टैक्स कलेक्शन की पावर? एक बार ही पता करके बताना शाइनी मुझे, ठीक है? होमवर्क है आपका सबका। लोकल इन द सेंस ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनसिपैलिटीज और ये सब, है ना? हाँ, फीस एंड फाइन्स, चलो, नहीं नहीं, फीस एंड फाइन्स चलो होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि खुद से इंडिपेंडेंट है क्या शाइनी, ये वाली चीज पता करना। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, मैं टैक्स कलेक्टिंग पावर पूछ रहा हूँ। शाइनी शाइनी, आप समझ रहे हो ना कि दोनों चीज में बहुत अंतर होता है, मतलब, है ना। एक एक पैसा आना फीस फाइन्स के फॉर्म के थ्रू, खर्चे के थ्रू। एक होता है कि भैया प्रॉपर डेडिकेटेडली एक हमारा डिपार्टमेंट है जिससे हम टैक्स कलेक्ट कर पा रहे हैं, वो नहीं है ना। लेकिन अब मुझे क्या बताओ, इतना तो हमारी डिस्कशन क्लियर है ना कि राज्य की सरकारों के पास टैक्स कलेक्टिंग पावर होती है, इसमें तो कोई शंका नहीं है हमें। लेकिन मुझे आपसे फिर भी ये जानना है
क्या यूनियन गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स का जो पूल होता है उसमें से वो राज्य की सरकारों के साथ टैक्स की जो वो होता है, जो रेवेन्यू होता है, राज्य की सरकारों के साथ शेयर करती है वो अपना रेवेन्यू, यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल, जबकि स्टेट लेवल पर जब वो जो टैक्सेस आ रहे हैं वो तो स्टेट गवर्नमेंट ही रखेगी, वो तो सेंट्रल के साथ शेयर नहीं करेगी ना। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करती है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ? बिल्कुल। और ऐसा किसने बोल रखा है, ऐसा ये डंडा किसने बजा रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर? अरे नहीं, अब तो ठीक है, कमीशन कौन सी है वो, हर 5 साल में एक बार बनती है जो? अरे नहीं नहीं, अरे अरे नहीं, अरे नहीं, फाइनेंस कमीशन है ना, उसने बोल रखा है डिवीजन। और 2018 में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, आज ही आप लोग जाकर देखना प्रीलिम्स के अंदर, कि कितना कितना परसेंट पार्ट कितना है, इतना देना पड़ता है, इतना नहीं देना पड़ता है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। आज भी स्टूडेंट्स को मतलब नहीं समझे ईशा, मतलब देखो, राज्य की सरकारों के पास भाई टैक्स की पावर है, वो अपना टैक्स खुद ही रखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लेकिन जो टैक्स आएगा ना, उनके ऊपर एक डंडा चलता है फाइनेंस कमीशन के, कि उनको राज्य की सरकार के साथ अपना रेवेन्यू टैक्स वाला जो रेवेन्यू वो शेयर करना पड़ेगा। ये डंडा जो बजा रखा है वो फाइनेंस कमीशन ने बजा रखा है। अब वो कितना परसेंट शेयर करना पड़ेगा, ये यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा था। और उन दोनों बहुत ज़्यादा ये ना था, करंट अफेयर वगैरह में काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद अब मुझे सिंपल सा किसका आंसर दे दो, ये देखना। इज द फॉलोइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द कंटेक्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट? अच्छा, रेवेन्यू जल्दी बताओ, शॉर्ट टर्म का कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैपिटल? रेवेन्यू। लॉन्ग टर्म का कौन सा, कैपिटल? बचा यही, लॉन्ग टर्म का ये। एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। देखो ध्यान से, अब किसी के दिमाग में वाली बात आ सकती है, या टैक्स तो हैं वो तो परमानेंट आते रहेंगे, वो आते रहेंगे। यार वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की टोन देखो। खर्चा सरकार को खर्चा सरकार कर रही है ऑन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। टैक्स के ऊपर खर्चा नहीं कर रही है सरकार, ये तो शाइनी नॉनसेंस लाइन नहीं है ये सोचना कि टैक्स के ऊपर खर्चा कर रही है सरकार। टैक्स तो आएगा ना, टैक्स के ऊपर खर्चा कैसे कर सकती है? टैक्स आ जाए, उन टैक्सेस की मदद से जो सरकार का रेवेन्यू बन जाए, उस रेवेन्यू को खर्च कर सकती है, राइट? हाँ, ये वेरी गुड, यही जानना चाहता था। ये प्रोसेस की बात चल रही है, तो क्या ये प्रोसेस बताओ? टैक्स भी निकलवाना, वसूलना, वसूलना इन द सेंस में सरकार के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं, आसान बात है क्या? कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ता क्या सरकार को? बिल्कुल उठाना पड़ता है, और ये रिकरिंग है, पहली बात है। तो एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इट नीदर क्रिएट्स एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर्स, बिकॉज सरकार के पास कोई ना कोई क्या हो रहा है, कंप्यूटर क्या है? नहीं नहीं, कंप्यूटर क्या है? एसेट है। वो कह रही है मशीन है ईशा, मुझे मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ हाँ, तो एसेट है, मतलब कुल मिलाकर इकोनॉमिक्स में जा रहे, मजाक कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रिसाइज मेरी लैंग्वेज में मत जाया करो, आप अंडरस्टैंडिंग ठीक रहती है। बस देखो, कंसेप्ट क्लियर हो ना, उसको चाहे अपनी लैंग्वेज में प्रेजेंट कर दो। बस मैं वो ये ट्रेन इसलिए करता रहता हूँ ताकि आप लोग ना बिल्कुल टॉपिक के साथ स्टिक रहो, क्योंकि थ्योरेटिकली वहाँ पर एग्जाम के अंदर चीज़ें ना क्या होती है कि अंडरस्टैंडिंग के बावजूद भी ना जो शब्द होते हैं वो खेल जाते हैं हमारे साथ। याद है कल मैंने जो साइंस का क्वेश्चन भेजा आपको, उसके अंदर काफ़ी लोगों को यही वाला वर्ड समझ में नहीं आया, जिन्होंने लॉजिकल तरीके से उसको सॉल्व करा, बिना चीटिंग करे, बिना डिक्शनरी मीनिंग खोले, कि मिसिबल और इमिसिबल है ना। पूरी उसको कहते हैं पूरी तरीके से सॉल्यूबल मतलब मिसिबल, एंड इमिसिबल मतलब इनसॉल्युबिलिटी, जो पूरी तरीके से पानी में घुलता नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था ना वो वाला, केरोसिन डीजल वाला, पेट्रोल वाला, 6 क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा साइंस में। तो ठीक है, ये चीज़ है। क्या चीज़? हाँ हाँ बिल्कुल। तो चलो, इतनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, बताओ? ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।